हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा हम लोग एक्चुअल में कर ही क्या रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें लेक्चर नंबर 25 है। हम लोग क्या क्या करे हुए हैं, एक हल्का जो हम शॉर्ट ओवरव्यू जिसे कहते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जनरली हम लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, लाइक सबसे पहले हम इस प्यारी सी बुक को खोल के देखेंगे ना, तो हमें सबसे पहले मिलेगा क्या क्या मिलेगा हमें सबसे पहले हमें मिलेगा प्रियम्बल। क्या मिलेगा? प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद अगर हम बात करें हमें क्या चीज़ मिलती है, हमें पार्ट्स मिलते हैं। हमें पार्ट्स के अंदर हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके अंदर 22 पार्ट्स थे, नाउ इट बिकम्स 25। ओके। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके अंदर क्या है, हमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसके अंदर 8 शेड्यूल्स हुआ करती थी और अभी जो है करेंटली वो 12 शेड्यूल्स हैं। ये चीज़ें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखती है, इनको ही हमें बहुत प्यार से बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना होता है। और इसी के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव कह लो, चाहे जुडिशरी कह लो, ओके, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे छुपी हुई है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं हमें बताई गई हैं। उसी के अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है। इस देश का सबसे बड़ा अगर ग्रंथ कोई है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ओके। जो कि 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। तो आज हम 26th लेक्चर के अंदर हैं। इससे पहले हम लोगों ने डीपीएसपी हम लोग पढ़ रहे हैं। डीपीएसपी जो कि पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। मंथन आईएएस टेलीग्राम, अगर इस चैनल का आपको पीडीएफ चाहिए या आपको कोई वीडियो के लिंक नहीं मिल पाते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, चैनल मंथन आईएएस क्लास करके। यहाँ पर आपको जैसी कोई क्लास अपलोड होती है तो यहाँ पर भी आपको ये लिंक प्रोवाइड हो जाता है। ओके। तो अभी हम लोग क्लास की ओर मूव करते हैं एंड समझते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। डीपीएसपी हम लोगों ने शुरुआत करी थी। हम लोगों ने देखा था डीपीएसपी के अंदर कि डीपीएसपी होते क्या है, डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन क्या है। 3 तरह का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। 3 तरह के प्रिंसिपल्स हमने देखे थे। हमने इससे जो पहले की क्लास थी उसके अंदर हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स देखे थे और उससे की पहले की जो क्लास थी उसके अंदर हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स देखे थे। आज हम लोग जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इसका, यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ और समझते हैं। डीपीएसपी हम लोगों ने देखा था, ये रिवीजन 36 से 51 तक ये लाए करते हैं। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। सेब्रो कमेटी 1945 में सजेस्ट किए 2 तरीके के इंडिविजुअल राइट्स, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल हमने पार्ट 3 के अंदर पढ़े, नॉन जस्टिसेबल हम पार्ट नंबर 4 के अंदर पढ़ रहे हैं। पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों को देखनी चाहिए। ये एक सजेशन है, जैसे सब्रो कमेटी ने एक सजेशन दी थी वैसे ही आपको भी मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। ओके। तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल थे, गांधीयन है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है। आर्टिकल 36 देखा था, डेफिनेशन। आर्टिकल 37 नॉन इन्फोर्सेबल है, ये फंडामेंटल है और स्टेट को जो है, स्टेट की ड्यूटी है कि अपने स्टेट के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करें। राइट। अगर हम बात करें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की, जो सोशल यानी कि समाज को एक बराबर तबके में लाने की बात करते हैं, बराबर लेवल पर लाने की बात करते हैं। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 एंड 47 ये हमने पढ़े थे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर। आप लोग रिवाइज करते हैं या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर भी आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता चले। ओके। गांधीयन प्रिंसिपल्स की इसके बाद बात करें तो गांधीयन यानी गांधी जी की जो आइडियोलॉजी पर जो प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस था उससे जो प्रिंसिपल्स निकल कर सामने आए हैं उनको हम गांधीयन प्रिंसिपल्स कहते हैं। 40, 43, 43B, 46, 47, 48। ओके। तो ये थे कौन से? गांधीयन प्रिंसिपल्स। अगर हम बात करें इसके बाद किसकी, ये रहा आपका डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स एंड जो कि अगर हम बात करें आज हमें इसी को पढ़ना है। राइट। तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारा इस टाइम पर मतलब आधुनिक समय में जो भी प्रिंसिपल्स हम लोगों को अपनाने चाहिए उसके बारे में बात करता है। जनरली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो विचार है जो आज की दुनिया को अपनाने चाहिए। राइट। जो हमारी मॉडर्न कंट्रीज हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, उनको अपनाने चाहिए, उन प्रिंसिपल्स को उठाकर रखा गया है। लाइक अब देखो, पहला हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट आर्टिकल हमारा इसके अंदर आता है 44, आर्टिकल नंबर 44, सिक्योर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए आप पूरी देश के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया की टेरिटरी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल, यूनिफॉर्म का मतलब ही समझ रहे होंगे, यूनिफॉर्म मतलब होता है सार्वत्रिक, मतलब सभी लोगों के लिए एक कानून।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लिए आप अलग कानून बना रहे हो, दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग बना रहे हो, तीसरी कम्युनिटी के लिए अलग ही चल रहा है, ठीक है। जैसे आप देखते होगे, हम हिंदूज़ की बात करें तो सबसे पहले देखो, जैसे हिंदू सक्सेशन लॉ जो है उसमें क्या हुआ करता था कि लड़कियों को संपत्ति नहीं मिल पाती थी अपने माँ बाप की, राइट। तो अभी जो है उसमें चेंजेज आए हैं और अभी लड़कियों को भी हैंड ओवर हो सकती है संपत्ति, होती है, ओके। जैसे मुस्लिम्स पर्सनल लॉ है, वहाँ पर 3 तलाक को लेके काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, आपने देखा था। मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है, बोर्ड है, तो इनको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि पूरे देश के लिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही कानून हो, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही कानून, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी जो हमारे सिविलियंस हैं, ठीक है, जो भी लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, उन सब के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एक कानून बना दो, बात खत्म। ऐसा नहीं कहीं पर 3 तलाक कहते ही वहाँ पर तलाक हो जा रहा है, कहीं पर इतनी लंबी प्रोसेस है, कहीं पर कुछ और। हर जगह का अलग अलग है, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई है, हर कम्युनिटी के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें भी हैं, तो वहीं पर ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबको हमें क्या देना है, एक तरह से समानता देनी है। हम समानता की बात करते हैं, समानता कैसे आएगी अगर इस तरह के जो है हमारे पास लॉज भी रहेंगे तो ना, तो ये भी हम इससे कनेक्ट करते हुए भी देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 45 वो क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 45 आपसे कहता है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। पहले ये जनरली 14 ईयर्स हुआ करता था, ओके। लेकिन बाद में देखा गया, क्या देखा गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 change the subject matter of this article and made elementary education a fundamental right under article 21A। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो मैं बोलने वाला हूँ। पहले से क्या हुआ करता था, जो हमारा आर्टिकल नंबर 45 था, उसके अंदर ये बोला गया था कि आपको 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है एजुकेशन का प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये स्टेट की क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करवाना चाहिए, ठीक है, बट मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर क्या होता है, जो आर्टिकल ये आपका 14 साल तक के बच्चों के लिए है, इसको एजुकेशन देनी चाहिए, इसको तो फंडामेंटल राइट बना दिया ना हमने आर्टिकल नंबर 21A के थ्रू। मतलब वहाँ तो आप उनका राइट है वो। अगर कोई गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के अंदर आप रहते हो और आप 14 साल से पहले के हो और आपको कोई सरकारी स्कूल अगर एडमिशन देने से मना करता है, आपको पढ़ाने से मना कर सकता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। आपको पढ़ना, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ओके। बट ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 21A के अंदर 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, ओके। तो 6 साल तक के बच्चों का क्या, तो इसलिए इसको 14 साल से हटाकर, क्योंकि अब तो ये 14 यहाँ पर आ गया ना 21A के अंदर, इसलिए 14 की जगह अब यहाँ पर क्या हो गया है, ये 6 बन गया, ओके। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब ये क्या है, 6 ईयर है। अगर 46 आप ये 45 आपको उलझा सकता है, पूछ सकता है। यहाँ पर जो है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14, तो वहाँ पर आप उसको कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, 45 में 6 ईयर है और 21A के अंदर 6 साल से 14 साल के बच्चे। अभी जो CDS का एग्जाम हुआ था, नहीं सॉरी NDA का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था। वहाँ पर दे दिया कि आर्टिकल नंबर 21A के अंदर जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो है एज क्राइटेरिया है, वो 8 साल से 14 साल है। नो, क्या है, 6 साल से 14 साल है, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे चलें हम लोग, ओके। तो आगे चलते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 48 किस बारे में बात करता है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। हमने आर्टिकल नंबर 48 पहले भी पढ़ा है, ध्यान आ रहा है किसी को? नहीं ध्यान आ रहा है, चलो देखते हैं 48 को ही देखते हैं। यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा था, गांधीन प्रिंसिपल्स के प्रोहिबिटेड द स्लॉटर्स ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। हमें स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क को क्या नहीं करना है, मारना नहीं है, और उनकी जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है। तो यहीं पर इसी का जो अगला पार्ट है, इसी का जो अगला क्लॉज है, वो किसके अंदर आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आता है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। हमें एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर है और जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन वगैरह जो भी है, उसको हमने क्या करना है, मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस में चलते हुए ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा नहीं कि वही हम पुरानी वाली पद्धतियों, परंपरागत पद्धतियों के चलते ही उन्हीं चीज़ों को बिल्कुल एज इट इज हम लोग चला रहे हैं, उनको भी हमें चलाना है, बट उसमें हमें चीज़ों को चेंज करते रहना है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें बोल रहा है यहाँ पर। इसके बाद बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 49 की बात आती है, वो कहता है प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
ऐसे मोनूमेंट्स, ऐसे प्लेसेस, ऐसे ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी हमारे ऐतिहासिक महत्व के जो भी विषय हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं राष्ट्रीय महत्व के, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के डिक्लेयर कर दिए गए हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करें, उनको प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल नंबर 45, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। 48, 49, 50, 51 तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे ना, लास्ट के हैं, लास्ट के चारों कहाँ हैं उसके अंदर है, लेकिन 48 का ध्यान रखिएगा, ये एक जगह कहाँ और आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर प्रोहिबिटेड वाला। ओके, तो आर्टिकल नंबर 51, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। जो बाकी के देश हैं उनके बीच का रिलेशन है उनको अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। आपको पीस, इंटरनेशनल शांति, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, इन चीज़ों को आपको प्रोत्साहित करना है। ऐसा नहीं कि आप ही अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति के खिलाफ जा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं हम लोग शांति रहने ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको शांति को प्रमोट करना है। आपको जो दे, अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर सुरक्षा की बात हो रही है तो आपको उसको प्रमोट करना है। एंड साथ ही साथ जो नेशंस के बीच के रिलेशन है उनको बना के रखना है, उनकी इज्जत करनी है। ओके, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जो ट्रीटी ऑब्लिगेशन होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून होते हैं, उनको आपको क्या देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए आपको हमेशा आगे जाना है। ओके, तो ये चीज़ें थी किसके बारे में, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में। होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। रुकिए, अभी आपको जाना नहीं है, अभी आगे भी कुछ है। आगे क्या है देखो, हमने कुछ नए डीपीएसपीज भी ऐड किए, हमने कुछ नए डीपीएसपीज भी ऐड किए। कुछ को हमने 42nd के द्वारा ऐड किया, कुछ को 42nd के द्वारा ऐड ऑन किया, कुछ को हमने 44 के द्वारा ऐड ऑन किया, किसी को हमने 97 के द्वारा एडॉप्ट किया। कौन कौन से निकाल लेते हैं देखें। ओके, 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने, जो 42nd अमेंडमेंट आपको पता होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अपने आप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये अमेंडमेंट हुए थे, जब आपने देखा होगा इमरजेंसी भी लगी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी उस टाइम में, पूरे संविधान को बदलने की कोशिश कर दी गई थी। बट ठीक है, तो क्या आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आर्टिकल नंबर 39 है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या है, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज। देखो इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज है, ABCDEF, एफ वाला क्लॉज है, ध्यान रखिएगा। हमने आर्टिकल नंबर 39 पहले भी पढ़ा है, ध्यान हो तो आपको। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमने आर्टिकल नंबर 39 को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा नहीं पढ़ा भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पढ़ा था, देखो डीपीएसपी में 39 सिक्योर ऑल सिटीजन्स, यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये है आपके जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड ऑन हुआ। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना यार, ना पढ़ाया हो तभी तो आपको बता रहे हैं। तो टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आपको जो हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना है, सिक्योर करना है। आर्टिकल नंबर 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, जो गरीबों को फ्री लीगल एड देनी है, आपको फ्री कानूनी सहायता देनी है। ठीक है, आपको इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है लोगों के सामने। जो बताया था मैंने आपको, नालसा है, डालसा है, ठीक है, जो आपके डालसा होते हैं, इस तरह से जिला विधिक न्यायालय प्राधिकरण जो होते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं। ये लोग अगर आपको मानो सपोज आप कोई व्यक्ति गरीब है, उसको सर्च कर सकते हो और उसके पास अपना कोई केस लड़ने के लिए वकील नहीं है, तो आप कह सकते हो उसको कि डालसा जाएं, वहाँ पर से आप फ्री लीगल एड मिलेगी आपको। कहाँ जाएं, जिला विधिक न्यायालय प्राधिकरण जाएं, और हर जिले के अंदर होती है, तो वहाँ पर जाके आपको फ्री में जो है वकील मुहैया कराया जाएगा। तो ऐसा सजेशन आप भी दे सकते हैं। ओके, आप सजेशन नहीं दे रहे तो पॉलिटी पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना आपको। पॉलिटी पढ़ने का फ़ायदा लेना है तो अभी से आपको, ऐसा नहीं है कि आप IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे तभी लोगों की हेल्प करोगे, नहीं, आप अभी भी कर सकते हो ना। आप पढ़ रहे हो तो अपनी एजुकेशन का लाभ लेना चाहिए, उससे आपको कई सारे और भी आपके जो रास्ते हैं ना माइंड के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चलती हैं, बहुत सारे जो डोर्स हैं ओपन होते चले जाते हैं आपके लिए। आर्टिकल नंबर 43 आपसे बात करता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके मैनेजमेंट में जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो लोग मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सके। ऐसा नहीं कि वो वर्कर ही रह जाए हमेशा, तभी देखते हैं ना प्रमोशन होता है, तो धीरे धीरे उनको मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाता है, मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है। तो ऐसे स्टेप्स के लिए जो है हमारे स्टेट को गाइडलाइन दी गई कि इनको पॉलिसीज बनानी चाहिए। ओके, आर्टिकल नंबर 48 है
क्या है 48 है, टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारे सेफगार्ड फॉरेस्ट हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात कि इनको प्रोटेक्ट भी करें इम्प्रूव करने के साथ साथ। ठीक है, ये बात करी गई थी हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इसके अलावा कौन कौन से अमेंडमेंट हुए उनको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके अलावा जो अमेंडमेंट हुए वो अमेंडमेंट पहला तो यही था 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44 अमेंडमेंट में प्रमोट द ये चीज़ नहीं ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पहले से थी, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज ऑफ अपर। दो क्लॉज है इसके अंदर, पहला क्लॉज ये है एंड सेकंड क्लॉज ये है। सेकंड क्लॉज को जो है 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 के अंदर ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, कौन सा था वो, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम बात करें किसके बारे में, ये 39 है, अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड ऑन किया था। अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट, इसको भी 42nd के द्वारा। और कौन सा इस तरह का हमारे पास प्रोविजन है जिसको ऐड ऑन किया गया था, उसको भी देख लेते हैं। एंड ये साथ ही साथ प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कल मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, राइट, जो एक दूसरे पर निर्भर होकर अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी बना देती हैं। ठीक है, जिनमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, तो इसको 97th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड ऑन किया गया था, 97th अमेंडमेंट के द्वारा। और कौन सा बच जाता है आपके, एक ये रहा 45 वाला। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा जो 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86 थे, उसमें 21A को ऐड ऑन किया गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर। साथ ही जो है ना 14 ईयर से इसको कट करके 6 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी हमने सारे के सारे इस तरह से पढ़ लिया। अभी हमारा एक लेक्चर और आएगा डीपीएसपी में, उसमें हम जानेंगे क्रिटिसिज्म और जो भी हमारी डीपीएसपी को लेकर चीज़ें बचती हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद सच में आया होता है ना तो दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, एंड साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एंड साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ करो ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन ये करना ही करना है आपको। जो भी लोग पढ़ रहे हैं ना वो लोग रिवीजन जरूर कर रहे हैं यार। रिवीजन नहीं करोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली, यकीन मानो बहुत ज़्यादा दिक्कतें। जो भी पढ़ रहे हो कम से कम वीक में 3 रिवीजन तो आपके होने चाहिए। एक थोड़ा धीरे करो, उसके बाद थोड़ा फास्ट करो, एंड फिर तो एकदम हवा बना दो, बट करो। हफ्ते में 3 रिवीजन कम से कम, उसके अगले हफ्ते जाओ तो 2 रिवीजन करो, एंड उसके बाद हफ्ते टू हफ्ते एक बार रिवीजन कर सकते हो आप। ऐसे करोगे ना तो ही आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी, अदरवाइज चीज़ें आप अभी तो पकड़ रहे हो लेकिन बाद में फिसलती चली जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।